नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी नीति हो ठोस, आपदाओं पर लगे रोक। उत्तराखंड के चमोली में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए सुबह मौसम खुलते ही राहत और बचाव कार्य में लगी टीमों ने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। गनीमत ये रही कि लगभग 7:30 पर पूरे इलाके में मौसम साफ हो गया, लेकिन अभी भी काले बादल जोशीमठ और उसके आसपास मंडरा रहे हैं। फिलहाल ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। तो वहीं इस हादसे में जो 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें जोशीमठ के अस्पताल में लाया गया। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बर्फ के नीचे फंसे 55 मजदूरों में से अब तक 50 की जान बचा ली गई है। वहीं 5 मजदूर अभी भी उनकी तलाश जारी है। सेना के तकरीबन 100 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सुबह के वक्त खुद मुख्यमंत्री घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। कई परिजन बर्फबारी में फंसे अपनों की तलाश कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहां एनडीआरएफ समेत सेना के जवान भी तैनात हैं। घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए सीएम धामी मौके पर पहुंचे। हवाई जहाज के जरिए दुर्घटनाग्रस्त इलाके का जायजा लिया। सवाल ये उठता है कि प्रदेश को बने 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। कांग्रेस भाजपा की सरकारों ने प्रदेश में आपदाओं से निपटने को लेकर कई दावे भी किए, लेकिन दैविक आपदाओं के समय धरातल पर सब फेल ही नजर आता है। किसी भी सरकार ने हिमालय क्षेत्रों को संरक्षण देने के लिए कोई भी ठोस नीति अब तक नहीं बनाई है। जानकारों की माने तो अवैध निर्माण भी इस आपदा का मुख्य कारण है। आज इसी पर मेहमानों के साथ हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस हमारी खास रिपोर्ट पर डालिए। अब तक राहत और बचाव कार्य में लगी टीमों की जानकारी और पूरे हालात पर न केवल उत्तराखंड सरकार बल्कि अब केंद्र सरकार भी नजर रख रही है। कल से अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे घटना की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ली है। धामी भी कल 5 घंटे में 2 बार आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर हालात की जानकारी ले चुके हैं। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी की माने तो फिलहाल मौसम खुल गया है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के लिए रवाना हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में वहां पहुंचकर जानकारी ली, साथ ही घायल मजदूर से मुलाकात भी की। देखिए, क्योंकि वहां पर 8 कंटेनर थे, 8 में से 5 ट्रेस हो गए हैं और जो 14 लोग प्रातःकाल मिले हैं वो भी कंटेनर के अंदर से ही मिले हैं। तो अभी 3 कंटेनरों को खोजने का काम चल रहा है और उस पर सभी एक्सपर्ट जितने प्रकार के भी होते हैं जो, और रडार के लिए भी जो है उस पर भी रडार भी वहां पर अपना काम करे, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास हुआ कि जो 7 लोग बचे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी खोजा जा सके। कल रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ आईटीबीपी आर्मी और बीआरओ की ज्वाइंट टीम ने किया था। उसमें 33 लोग हमें मिल गए थे सकुशल 55 में से, और 3 जो क्रिटिकली इंजर्ड थे आईटीबीपी माणा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो आज आर्मी हॉस्पिटल हेली के माध्यम से उनको जोशीमठ लाया गया है और अब उनका उपचार जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तीनों की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। 28 लोग हैं एनडीआरएफ के और कुछ टीमें हमारी गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास। तो मौसम जिस तरह से अभी खुला है, आशा है कि और जो हेल्प सेंटर की तरफ से हमें आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। भारतीय सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे एम्बुलेंस में उनको रेस्क्यू किया है। अभी इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से 1 अभी क्रिटिकल है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दोनों ही रेस्क्यू अभियान में लगी हुई है। हवाई मार्ग के साथ साथ सड़क मार्ग से भी जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिन लोगों को निकाला गया है उन्हें भी अस्पताल में चेकअप के लिए लाया जाएगा। फिलहाल अच्छी बात यह है कि मौसम खुला हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि 4 के बाद छुटपुट बर्फबारी और बारिश की घटना ऊपरी हिस्सों में हो सकती है। अब इसके साथ ही आपदा जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है।
जिस पर विपक्षी दल अवैध निर्माण व मौसम के अलर्ट होने के बाद भी इस घटना में सरकार की लापरवाही को मुख्य वजह बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन पर बात कर जनपद चमोली के माड़ा में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने प्रदेश में हो रही बारिश और हिमपात की स्थिति पर भी विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। सवाल अब यही उठता है कि लगातार उत्तराखंड राज्य कई आपदाओं से गुजर चुका है, इसके बाद भी राज्य में रही अब तक की सरकारों ने आपदा से निपटने के कई दावे भी किए गए। पहाड़ों पर हो रहे प्रकृति के साथ खिलवाड़ वाले निर्माण कार्यों पर रोक के साथ अभी तक हिमालय क्षेत्रों को संरक्षण देने के लिए कोई ठोस नीति लागू नहीं हो पाई है, जो आने वाले समय पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ प्रभा बंदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। हमारे साथ में AK बयानी साहब हैं, भूवैज्ञानिक हैं। और हमारे साथ में कुछ और मेहमान अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ में आशीष गर्ग जी जुड़ेंगे, पर्यावरणविद हैं। और अरुण शर्मा जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में चर्चा में शामिल होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले रुख कर लेते हैं प्रभा जी का। प्रभा जी, लंबा वक्त हो गया प्रदेश के गठन को हुए, लेकिन अब तक कोई खास नीति नहीं बनी जो आपदा प्रभावित इलाके हैं, खासतौर पर इनके संरक्षण के लिए। अब क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कई सारे लोगों की जान पर बनाती है, या फिर जिस तरीके से निर्माण बढ़ता जा रहा है, विकास बढ़ता जा रहा है, वो आपदाओं को दावत दे रहा है, ऐसी घटनाओं को दावत दे रहा है। इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे अब? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, कल जो भी हादसा हुआ, जो भी आपदा आई है, वो बहुत ही दुखद है और हम सब इसके लिए चिंतित भी रहे। और दुखद तो अपने में बहुत बड़ी घटना भी है, लेकिन अब मैं गरिमा जी ये कहना चाहूंगी, लेकिन उसके साथ ही जब कोई आपदा आती है, आपदा का कोई समय निश्चित नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं कि हम आपदाओं को कम कर सकते हैं, लेकिन जो कल आपदा भी आई, जिस प्रकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार रेस्क्यू ऑपरेशन में तुरंत गति से काम किया, और हम कह रहे हैं कि शाम होते होते कल हम सब ने देखा कि मौसम कितना खराब था। उस खराब मौसम में भी जिस प्रकार वो खुद आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठे रहे, वो सारी हम सब ने उसी के माध्यम से हमें भी पता चल रहा था। और रेस्क्यू टीम, चाहे वो हमारे ITBP के जवान हो, NDRF है, SDRF है, सेना के जवान है, सब ने अपनी भूमिका निभाई। और रेस्क्यू ऑपरेशन में शाम होते होते तक हम कह रहे थे कि 30-35 तक हमारे जो श्रमिक भाई वहां पर थे वो सब सकुशल बाहर आ गए थे। लेकिन जो बाकी लोग थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहां पर गए हैं, उन्होंने खुद सर्वेक्षण किया, फिर वहां मिले भी हैं। और उन्होंने अभी जानकारी हमें ये मिल रही है कि जो 5 लोग हैं उनको भी पूरी कोशिश की जा रही है। आज मौसम ठीक है तो ईश्वर से प्रार्थना है कि वो भी सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। लेकिन आज जो ये कहे कि जो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन, देखिए जब भी कोई आपदा आती है, सबसे जो प्राथमिक काम सरकार का होता है वो होता है जान माल की रक्षा करना। मेन होता है हमें किसी की, जो हमारे श्रमिक फंसे हुए उनकी जान की रक्षा करना, ताकि कम से कम जान की हानियां हो। जितने भी हमारे भाई वहां पर फंसे हुए उनको तुरंत बाहर निकालना और उनको उपचार के लिए भेजना। तो शायद हम सब ने देखा है कि वहां पे सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रही है और जितना संभव हो सकता था हर क्षेत्र में काम हुआ है। और हम सब ये जमीनी स्तर पर देख रहे हैं, हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, वहां से चाहे वो एयरफोर्स के विमान लगाना हो, या राज्य की जो अपनी आज मैं कहूंगी साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितना हमारा आपदा प्रबंधन विभाग आगे बढ़ गया है, तो तुरंत सूचना वहां हमें मिल रही थी कि किस स्तर पर वहां पे काम हो रही है। और जहां पर भी कमी दिखाई दे रही थी उसके लिए तुरंत यहाँ से कार्रवाई की जा रही थी कि कहीं पर कोई कमी ना आए। तो ये एक आप इंडिविजुअल केस की बात बता रही हैं, ये आप एक इंडिविजुअल केस की बात बता रही हैं। हमने कल भी इसी मुद्दे पर चर्चा की थी। ठीक है, इस मुद्दे में 50 लोगों को फिलहाल निकाल भी लिया गया, कुछ लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन बात सिर्फ एक केस की थोड़ी ना है। बात है कि आपने क्या ठोस नीति बनाई ऐसे मामलों से निपटने के लिए। आगे आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं होंगी तब क्या होगा, और कैसे आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
हाँ, बिल्कुल सही बात है गरिमा जी। पहले तो मैं कहूंगी, जब कोई हिमालयी क्षेत्र होता है तो वो आपदा सेंसिटिव जोन में आता है। वहां पर कभी भी कोई आपदाएं, चाहे वो बादल फटना हो, चाहे वो हिमस्खलन हो, या फिर बाढ़ जैसी परिस्थितियां वहां पर बनी रहती हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता राज्य की यही रहती है कि जो हमारी साइंस की टेक्नोलॉजी है, उसे रडार के माध्यम से, अगर हम कहें कि उसमें बहुत आगे हमारा साइंस टेक्नोलॉजी में, आज उत्तराखंड को देख ले या देश को देख ले, तो हिमालयी क्षेत्रों के लिए अलग से एक जोन बनाया गया है। और नैनीताल में जो हमारा रेडार सिस्टम है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह भी रहे थे कि मौसम ठीक है, हम यहाँ पर उस रेडार के माध्यम से पता करेंगे कि जो हमारे श्रमिक अभी 4-5 मिल नहीं रहे हैं वो कहाँ पर है। सेंसर हमारे पास होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। तो इस प्रकार हम हमारे पास से मौसम का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि यहाँ पे भारी बारिश की चेतावनी दे दी जाती है, ताकि जो वहां पर लोग काम कर रहे होते हैं उनको पुनः पहले ही बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम आगे बढ़ चुका है उत्तराखंड, उसमें हम काम कर रहे हैं। और बाकी ये देख लीजिए कि आगे ये घटनाएं ना हो, तो उसके लिए यही होता है कि जो हमारे पूर्वानुमान सरकार को दिए जाते हैं, सरकार वहां पे पहुंचा दी जाती है माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या सोशल, वहां पे जो हमारा जिला स्तर पर हमारा शासन प्रशासन होता है कि वहां पर जो भी बारिश की संभावना है, बाढ़ की संभावना है, तो लोगों को वहां से हटा दिया जाए। अब जो अचानक आपदा आती है, उसके लिए हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं कि हम कितनी जल्दी वहां पर काम करते हैं और उनको कम कर देते हैं। तो देखिए, जो हमने कल काम किया है माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में, वो मैं तो ये कहूंगी कि उन्होंने अपने लेवल पे बहुत सराहनीय काम किया है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन ये जो आपदा है, इसको रोकने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर हर साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, भूमि का सर्वेक्षण हो, वो सब काम वो समय समय पर करवाते रहते हैं। और जहां तक रही वहां पर जो काम हो रहे हैं, वो भी कोई सरकार अपने आप नहीं करती है। उससे पहले उन क्षेत्रों का सर्वे भी किया जाता है, चाहे वो भू सर्वेक्षण विभाग हो, चाहे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे वो वाडिया इंस्टीट्यूट हो। उसके बाद ही वहां पर हिमालयी क्षेत्रों में काम किए जाते हैं, ताकि वहां पर, क्योंकि हमें पता है कि वो सेंसिटिव जोन होते हैं, वहां पर आपदाएं किसी भी वक्त आ सकती है। तो जो सरकार को कदम उठाने चाहिए, सरकार वो सारे कदम उठाती है, और ताकि भविष्य में अगर आपदाएं आई तो उनको कम किया जा सके और तुरंत। लेकिन मैम, अगर ये कदम पहले से उठाए गए होते तो ऐसी आपदाएं नहीं आती ना। आप अब ठीक है, अभी आप कह नहीं सारे कदम उठाती है, तो ये कदम कहाँ दिखते नहीं क्यों? जब भी ऐसी कोई आपदा आती तब तो ये सारे दावे फेल नजर आते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है ना। चलिए, लौटेंगे आपके पास पे। शिषपाल सिंह बिश्री हमारे साथ में है, उनका रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले अरुण जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी, चर्चा में लौटे आएंगे आपके पास। पहले शिषपाल जी का रुख करेंगे। शिषपाल जी, कांग्रेस पार्टी को भी खूब वक्त मिला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी क्या नीति बनाई? ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए क्या तैयारी है प्रदेश में? देखिए गरिमा जी, कल जो आपदा माणा क्षेत्र में आई है, बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और 4 लोगों की जान इस आपदा में चली गई है, और अभी 5 लोगों का रेस्क्यू होना बाकी है। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि जो घायल हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, और जिनकी जान गई है उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति परमात्मा करे। विषम भौगोलिक क्षेत्र है उत्तराखंड, और यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। बर्फबारी के कारण आप देखिए जिस तरीके से कई घटनाएं इस प्रकार की हिमालयी क्षेत्र में हुई हैं। सरकार को भी जानकारी, और भाजपा की प्रवक्ता तो खुद ही सवाल कर रही थी, खुद ही जवाब भी दे रही थी कि उनको पता है कि ये विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है, और हमारे पास ऐसे साइंस टेक्नोलॉजी वाले रडार हैं कि वो पता लगा लेंगे कि कहां पर मजदूर दबे हुए हैं। तो इतनी विस्तृत टेक्नोलॉजी होने के बाद, उन्नत टेक्नोलॉजी होने के बाद, और मौसम विभाग की पूरी चेतावनी के बाद क्यों लापरवाही बरती गई और इन 55 लोगों की जान को क्यों खतरे में डाला गया है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर समय रहते आप चेतावनी को गंभीरता से लेते, काम अगर रोक देते, इन मजदूरों को सही जगह पहुंचा देते, तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई है, और जो भी अधिकारी, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को मैं मानता हूं कि प्राकृतिक आपदा से निपटना एक चुनौती है, और आपदा आने के बाद तो निश्चित तौर पर जो रेस्क्यू के काम है, जो बचाव और राहत के काम है, हमारी जो फोर्सेस है वो बहुत बहादुरी से करती हैं। उनको सैल्यूट है कि वो विषम परिस्थितियों में जो है काम कर रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम की लापरवाही है, देखिए उसको नकारा नहीं जा सकता है। और आपने कहा कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया, आप देखिए, अभी मैं कई वैज्ञानिक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे यहाँ पर एक बयानी दिए हैं, हर जो है इस प्रकार की डिबेट में आते हैं, बड़ा लंबा अनुभव उनका हिमालयी क्षेत्र में। तो देखिए, अब जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। नई चुनौतियों के लिए सरकार को एक
व्यापक हिमालयी आपदा प्रबंधन नीति पे काम करने की आवश्यकता है। आप अगर जो है एक पुरानी जो है आपदा प्रबंधन की नीति पे चलेंगे तो जो नई चुनौतियां आ रही है आज के डेट में उससे कैसे हम निपटेंगे। तो इससे सरकार कितनी गंभीर है, कितना उस पर काम हो रहा है, कितना जो है आज आप देखिए कि लगातार ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, ये लगातार जो है आप देखिए किस प्रकार की घटनाएं हो रही है। जहां पर ज्यादा बर्फबारी होती है वहां पर अगर कच्चे पहाड़ है तो इस प्रकार की घटनाएं जो है बड़ी मात्रा में होंगी। और हमने जिस तरीके से देखा कि उत्तरकाशी में भी एक बड़ी घटना हुई थी इस तरह की, जिसमें 29 लोगों की जान गई थी। रैनी में हमने इस प्रकार की घटना को देखा। उसके बाद अगर विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्र में प्रशासन लापरवाही बरत रहा है तो ये सामान्य मामला नहीं है, बड़ा गंभीर मामला है। ये जो है मानवीय चूक है। टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के दौर में हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था साहब, हमें जानकारी नहीं थी, अचानक से आपदा आ गई। मैं इन बातों को तो जो है लिपापोती वाली बातें मानूंगा। और आप अगर जो है उसके बावजूद भी रिस्क ले रहे हैं, हमारे जो है लोगों की आप जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो ये तो लापरवाही है। निश्चित तौर पर जो ये बड़ी चूक है। और जिन लोगों की जाने गई हैं उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी। आप उस मानवीय क्षति की जो है पूर्ति नहीं कर सकते, किसी मुआवजे से भी नहीं कर सकते। तो गरिमा जी, निश्चित तौर पर अब वो समय आ गया है कि सरकार को जो है नए तरीके से कदम उठाने की आवश्यकता। और आप पिछली सरकारों पर दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते, क्योंकि लगातार नई चीजें डेवलप हो रही है, लगातार जो है साइंस का भी जो है आप देखिए कि विस्तार हो रहा है। तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए और खासकर हिमालयी जो है आपदा प्रबंधन नीति पे काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए अलग से टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है। इसके जो है व्यापक अध्ययन के लिए जो है पूर्वानुमान के लिए भी जो है हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। और सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसी कारण ये माना की जो ये घटना है माना घस्तोली मोटर मार्ग की, ये इसी कारण आई और इसीलिए हमें जो है अपने 4 लोगों की जान भी गंवानी पड़ी और तमाम लोग अभी भी जिंदगी मौत से अस्पतालों में जूझ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीति से हट करके वैज्ञानिक तरीके से इस पर सोचने की आवश्यकता है, कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इन घटनाओं पर रोक लगे और हम जो है आगे बढ़ सके और चुनौतियों से निपट सके। जी गरिमा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, उनका रुख करते हैं। शांति प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। शांति प्रसाद जी, क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों को, जिनको जनता ने मौका दिया प्रदेश में, और ऐसा नहीं है कि बहुत कम वक्त के लिए, अभी फिलहाल कांग्रेस बाहर है लेकिन लंबे वक्त तक वो भी रही है, क्या कुछ हो सकता है नया ताकि इन चीजों से निपटा जा सके? क्या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? तकनीकी से तो बहुत मजबूत हैं। देखिए गरिमा जी, ये बात समझने वाली है कि हिमालयी क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल बहुत होती है। कल बड़ी दुर्घटना हुई, भूस्खलन हुआ, हिमपात हुआ और 57 मजदूर कर्मचारी जो है दब गए। 50 को निकाल लिया, 4 की जान चलेगी, बाकी अभी रेस्क्यू में हैं। हम उम्मीद करते हैं उनकी भी जान सुरक्षित हो। सवाल इस बात का है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति क्या है। अक्सर जो भूस्खलन होता है इसके मुख्य 4 कारण बताए गए हैं। एक तो भौगोलिक स्थिति कैसी है, दूसरा भूगर्भीय जो आकृति है वो कैसी है, तीसरा भौतिक क्या कारण हैं, चौथा जो है मानव जनित। अब इन सब चीज़ों का अगर आप पढ़ेंगे तो महसूस होगा आपको कि कितनी ढलान है, कितना कटान है, कितना पानी आता है, उस पानी में कितनी मिट्टी आ रही है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और कल की जो घटना है इसको आप भौतिकी कारण मान सकते हो कि अत्यधिक ढलान पर अत्यधिक बर्फ का जमना और एक पहाड़ बन जाना और अधिक वजन से नीचे आना और मजदूर उसमें दब जाना। अब ये हो क्यों रहा है? बद्रीनाथ 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है, बम ब्लास्टिंग चल रही है, दबा के अनियंत्रित विकास जिस तरीके से उस हिमालय में हो रहा है जो जोन 5 में है, जहां पर टाइटेनिक प्लेटों का हलचल होना, भूकंप का आना, आए दिन वहां छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। और अभी पिछले ही हफ्ते एक रिपोर्ट आई है
कि पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के बड़े बड़े गलकर बड़ी बड़ी झीलें पहाड़ों में बन गई हैं, वो मानव जाति के लिए बहुत खतरा है। और वैज्ञानिकों की उसमें रिपोर्ट ये कह रही है कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे सामने बड़ी चुनौती आ गई है कि हम पर्यावरण बचाएं या विकास करें, जान माल की हानि को बचाएं या इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम होते हुए देखें। हमारे यहाँ जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, जो उनके अध्ययन है, उन रिपोर्टों को देखते हुए विकास की नीति बनाएं या फिर अनियंत्रित विकास कर जान जोखिम में डालते रहें। ये जो चीजें हैं हमारे सामने, ये उसी का परिणाम है कल की घटना। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार की प्रवक्ता से कि जब आपको पता है कि हिमालय क्षेत्र में बड़ी स्थिति खराब है, कितने पेड़ लगाए आपने बता दीजिए। पर्यावरण के लिए आप आंकड़े बता दीजिए। घोटाले तो करे हैं पेड़ के नाम पर, मगर पेड़ कितने लगाए हैं? और जो पेड़ों जो हिमालयों में ढलान है, और जब आप जानते हो अत्यधिक वर्षा या अत्यधिक बर्फबारी के बाद उन ढलानों में बर्फ का चट्टान बनेगी तो नीचे गिरेगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अचानक हो गया, ये सबको पता था। उसके बावजूद मजदूरों को वहां पर झोंक के रखना, ये बताता है कि ये मानव के द्वारा की गई लापरवाही है, मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। आप इसके समाधान के लिए यहाँ तो पर वैज्ञानिक बैठे हैं, समाधान के लिए 50 बार हर वैज्ञानिक ने कह दिया है वनीकरण करो, अनियंत्रित विकास पर रोक करो, मानव की जान रक्षा के लिए नीति बनाओ और राहत कार्य के लिए एम्प्लॉयों का रखो और इक्विपमेंट सही रखो। मैं बताता हूं गरिमा जी, वहां पर एनडीआरएफ के कर्मचारियों के पास इक्विपमेंट तक नहीं है और बाद में सेना को झोंकना पड़ता है, क्योंकि आईटीबीपी हर जगह आईटीबीपी ही कूदेगी, तो फिर राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन क्या कर रहा है? कहने का मतलब है इतना संवेदनशील क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यदि सेना को ही जाना है तो ये उत्तराखंड सरकार का फेलियर है। जब जब ये अपने फेलियर में फंसते हैं तब ये सेना का सहारा लेकर अपनी जान बचाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपने अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी, इस लापरवाही पर? मगर करेंगे क्या? एनडीआरएफ वालों के पास खुरपा तक होता नहीं है, रस्सी तक होती नहीं है। ऐसे में कितने बड़े हादसे उत्तराखंड में हो रहे हैं और उनके बाद हम लोग चैनल पे बोलते हैं, अखबारों में छपता है, वैज्ञानिक अपने तर्क देते हैं, नेता अपने तर्क देते हैं और सरकार कहती है चाक चौबंद व्यवस्था है जी। ये जो स्थितियां हैं, इससे उत्तराखंड ही नहीं पूरा हिमालयी क्षेत्र आज संकट में आ चुका है। हमारा यह कहना है कि जब आप वैज्ञानिकों की सलाहों को अनदेखी करोगे तो ऐसी आपदाएं हर वर्ष आपको देखने को मिलेगी। ये जो कल की घटना है, ये अत्यधिक वर्षा होने के कारण एक पहाड़ के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ का जमना और अपने ही वजन से उस बर्फ का ढलना और नीचे कर्मचारियों का दबना, इसको मानव द्वारा की गई आपदा है और इस पर लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी सुबह सुबह चले तो गए, मगर वहां की वस्तु स्थिति को जानने के बाद अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। यह बताने के लिए काफी है कि हिमालयी क्षेत्र में अनियंत्रित विकास मानव के जीवन को खतरे में डालने के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के पर्यावरण को बिगाड़ दिया है। यही कारण है कि बद्रीनाथ के लोग बद्रीनाथ में जो विकास के नाम पे ब्लास्टिंग करके चौड़ीकरण कर रहा है, मंदिर के अगल बगल तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उस पर पिछले 2 साल से लगातार स्थानीय लोग हल्ला मचा रहे हैं कि आप इस हिमालय को बर्बाद कर रहे हो। ये 2 गुजराती अपने लोगों को स्थापित करने के लिए बड़े बड़े होटल बनाने की जो मंशा लिए हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। हिमालय खतरे में है, इसके बावजूद भी केवल इस घटना के इंतजार के लिए ये सब चुप रहे। और मैं ठीक है, देखिए वो बिल्कुल साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें रही हैं, सारी तकनीकी होने के बावजूद भी उतनी तैयारी नहीं की गई और उसका नतीजा ही हम देखते हैं कि लोगों को भुगतना पड़ता है। लौटेंगे आपके पास में, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, जो लौटेंगे।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं इस आपदा को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में है प्रदीप कुकरेती जी, राज्य आंदोलनकारी हैं। आशीष गर्ग जी हमारे साथ में हैं। ए.के. बयानी साहब हैं। अरुण शर्मा जी हैं। सबसे पहले रुक कर लेंगे आशीष गर्ग जी का। आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको? आशीष जी, क्या पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ही ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है? देखिए गरिमा जी, जो कल ये हादसा हुआ बहुत ही दुखद है और जो एक बड़ी घटना क्रम पीछे चल रहा है, इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं तो उससे पूरे हिमालय में ये पूरा हीट अप हो चुका है इस समय। और ये इस सर्दियों की यदि हम बात कर ले तो करीब इन सर्दियों में काफी गर्म कह सकते हैं सर्दी, मतलब विलोम वर्ड हैं दोनों, लेकिन ये सर्दियां जिस तरीके से ठंडी होनी थी, वो बर्फ भी बिल्कुल नहीं पड़ी और बारिशें भी जो हमारी 75 mm के करीब होती थी जनवरी फरवरी में, केवल 7 या 8 mm हुई। और अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली 27 फरवरी को जो अभी आपकी करीब मुझे लगता है 37 mm बारिश हो गई वहां पे अचानक इतनी ज्यादा। और जो उसने क्या किया, जो हमारा जो स्नोफॉल जितना भी पहले थोड़ा बहुत था वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं था, तो उसके ऊपर जो ये स्नोफॉल हुआ ये काफी लूज था, इसकी डेंसिटी बहुत कम थी। तो हुआ क्या कि जिस समय हमारी साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी इसकी चल रही है, तो मुझे ये मालूम नहीं है कि वहाँ ब्लास्टिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो जो हमारे जो ग्लेशियर्स जो बन गए थे वो ज्यादा अच्छे कंसोलिडेटेड नहीं थे, उस वजह से ये सडनली स्लिप हो गए, जो कहते हैं ना, जो हमारी एक घटना होती है। तो जनरली यदि ये विपरीत स्थिति होती है, जो हमारी अनुकूल स्थिति होती है, जो बहुत ठंडे रहते थे और हमारे ग्लेशियर स्टेबलाइज होते थे, उस समय यदि आप कोई कार्य करते तो होने का चांसेस कम था। तो ये चीजें अब जो हम बात करें कि हमें जितने भी कंस्ट्रक्शन होनी है हिमालय में, उसको इसी दृष्टि से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और खासकर ये सारी मौसम की हमारी, जैसे अभी पहले बताया गया कि पूरी भविष्यवाणी थी इसकी, कि इस तरीके से ये बारिश से 3 दिन आने वाली है, स्नोफॉल होने वाला है। तो एक लॉजिक यही कहता है कि हमको, जो एक तो होता है डिजास्टर होने के बाद आप देखिए सब सेना और बीआरओ और ये जितने भी एजेंसी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमको पहले से एंटिसिपेट करके इसको, जैसे कहते हैं ना कि दुर्घटना ना ही हो, उसके उपाय कर लेने चाहिए थे। वो इसलिए कर लेने चाहिए थे क्योंकि हमारी ये जो ग्लोबल वार्मिंग की और हिमालय पे सबसे ज्यादा प्रेशर है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के ग्लेशियर पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन हिमालय के ग्लेशियर सबसे ज्यादा इससे प्रभाव, बिल्कुल। और उत्तराखंड के प्रशासन को, उत्तराखंड की सरकारों को काम करना चाहिए। आपकी बात जो आपने बताया कारण बहुत अच्छी जानकारी है। मतलब इस चीज को भी कंसीडर करना चाहिए, शायद तभी ऐसी समस्याओं से हम निपट सकेंगे। चलिए लौटेंगे सर आपके पास में। हमारे साथ में ए.के. बयानी साहब है, भूवैज्ञानिक है। बहुत स्वागत सर आपका भी। बयानी साहब, आपके साथ में हम कल भी चर्चा कर रहे थे, काफी अच्छी चीजें आपने बताई कि कम से कम इस तरह की तैयारी होनी चाहिए और इन सारी चीजों से बहुत से ऐसे कारण आपने बताए थे जिनसे बचना चाहिए। एक कारण अभी ये भी निकल के आ रहा है कि क्या अवैध निर्माण भी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को, दैवीय आपदाओं को न्योता देता है? हाँ, निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो इनसे, देखिए, निर्माण हर जगह तो नहीं हो सकता। निर्माण के लिए इसके लिए उपयुक्त जगह बनाना पड़ती है, और पहाड़ में जब ढाल वाला क्षेत्र है तो हर जगह तो उपयुक्त नहीं होगी, तो वहाँ पर उपयुक्त बनाने के लिए जैसे पहाड़ को काटना, स्लोप को एडजस्ट करना, ये सारी चीज़ें होती है। अब होता क्या है कि अगर हम इस प्रोसेस को बड़ा फास्ट करेंगे तो नेचर को अपने आप को एडजस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। हमें नेचर को भी एडजस्ट करने के लिए टाइम देना पड़ता है, और नेचर को अगर एडजस्ट करने के लिए टाइम देना है तो उसके लिए पूरे भूगर्भ एक मानक है कि एक दिन में इतनी ही खुदाई होगी या इतनी ही कटिंग होगी। अगर हम उनका पालन करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये आपदाओं को कम करा जा सकता है। अब सवाल ये कि जो क्षेत्र है, हर क्षेत्र में हर आपदा नहीं आती। हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी आपदाओं की विशेषता होती है कि किस क्षेत्र में कौन सी आएगी, किस क्षेत्र में कौन सी आएगी, किस क्षेत्र में कौन सी आएगी। दूसरा ये है कि हर आपदा हर समय नहीं आती, वो उनका समय भी अलग अलग होता है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, अलग अलग समय, अलग अलग क्षेत्र, और अगर हम उनकी बराबर एक ऐसा बना लें, प्लान बना लें कि जिसमें किस वक्त हमें कौन सी आपदा को सामना करना पड़ सकता है, उस तरह से अगर हम प्लान करके चलेंगे तो, और किस तरह से हमें अगर आपदा आ भी गई
खुदा न खास्ता आ भी गई तो हम उस वक्त कौन से रेस्क्यू के लिए क्या हमें तैयारी देनी चाहिए, इन सब की जानकारी अगर हमारे पास एडवांस में हो तो हम निश्चित रूप से आपदा पे काबू पा सकते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसा बार बार मौसम परिवर्तन की बात करी जा रही है, तो मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूंगा कि मौसम परिवर्तन सिर्फ हिमालय का मुद्दा नहीं है, यह पूरा विश्व का मुद्दा है। जहाँ तक ग्लेशियर टूटने की बात है, जहाँ पर मौसम उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जैसे अंटार्कटिका, वहां पे भी ग्लेशियर टूट रहे हैं और इतने बड़ी बड़ी तादाद का टूट रहे हैं, इतने जिनमें हजारों घन क्यूबिक किलोमीटर पानी है, ऐसे ऐसे ब्लॉक निकल के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर हम पर्यावरण को हम हिमालय के क्षेत्र में खराब करेंगे तो उसका असर दूसरी जगह नहीं होगा, या दूसरी जगह अगर साउथ इंडिया में खराब करेंगे तो हिमालय पर नहीं होगा। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम लेके अगर मान के चलते हैं और उसके हिसाब से अगर हम ध्यान रखेंगे तो उस वो भी जरूरी है। और साथ ही साथ ये है कि अब हर चीज शिफ्ट हो रही है। पहले जो नवंबर दिसंबर जनवरी की बारिश होती थी, अब वो फरवरी मार्च अप्रैल में चले गई। इसी तरह से गर्मी भी आगे खिसक गई, इसी तरह से बरसात भी आगे खिसक गई। तो अगर हमारा दिमाग में ये स्पष्ट खाका हो कि किस मौसम में क्या संभावित चीजें हो सकती है, तो हम उससे काफी हद तक बच सकते हैं। तो इसलिए एक समग्र नीति की आवश्यकता हो जाती है, और उसके लिए तो जरूरी नहीं कि केंद्र सरकार की पहल पे ही पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए नीति बने। हम राज्य सरकार के स्तर पे भी नीति बना सकते हैं, और नीति का क्रियान्वयन होगा जो ग्राउंड लेवल पे जो होगा वो लोकल अथॉरिटी वही करेंगे। तो इन सब चीजों को इन्वॉल्व करके हमारी नीति बनना चाहिए। ठीक ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में अरुण शर्मा जी भी लगातार बने हुए, उनका रुख करते फिर प्रदीप जी के पास में जाएंगे। अरुण जी, संकट की घड़ी है, 50 लोगों को निकाल लिया गया है, कुछ लोगों की जान पर अभी भी आन पड़ी है, लेकिन सर कुदरत के आगे धरातल पर जो भी इंतजामात प्रशासन की ओर से, सरकारों की ओर से किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो सब फेल और ढेर नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपदा प्रभावित उत्तराखंड पूरा प्रदेश है, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाका है, किसी भी चीज से पहले, चाहे निर्माण हो, कोई भी विकास के नाम पर किया जाने वाला कार्य हो, विचार क्यों नहीं किया जाता? मौसम को, बहुत भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में क्यों इतना नहीं रखा जाता कि ऐसी समस्याओं से हम जूझते हैं? अब आप सोचिए, 50-55 लोगों का मौजूद होना अपने आप में बहुत कुछ है। इन लोगों को कुछ हो जाता तो सर कौन जिम्मेदार था इनकी जान के पीछे? देखो गरिमा, मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का बस नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन हम सावधानी बरतकर उनसे बचने के उपाय कर सकते हैं। और यहां भी वही स्थिति है कि जब ये पता था कि मौसम खराब होना है, तो ऐसे में उन लोगों को इस तरह की जगह पे क्यों छोड़ा गया कि उनकी जान के लाले पड़ जाए। ये देखिए, ये सामान्य घटना नहीं है। और उत्तराखंड क्योंकि आपदाओं की भूमि है, अभी तमाम तरह के हमारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं वो बता रहे थे, कोई भूगर्भीय हलचल की बात कर रहा था, कोई प्लेट्स की जो आपस में घर्षण होता है उसकी बात कर रहे थे, कुछ पानी की बात कर रहे थे, कुछ बर्फ की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ लैंडस्लाइड, क्लाउड ब्लास्ट, ये सब होते रहते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने आपदा प्रबंधन विभाग अलग बनाया। ये पहला, जब पहली सरकार बनी थी 2000 में, उसके बाद मुझे आज भी याद है कि जो अजय भट्ट आज की तारीख में नैनीताल से सांसद है, वो आपदा प्रबंधन मंत्री थे। ये पहला विभाग था पूरे देश के अंदर किसी राज्य का, और इसी वजह से बनाया गया था। और समय समय पे और लोगों ने उसमें काम संभाला। लेकिन देखिए, इसी वजह से हमको एसडीआरएफ बनानी पड़ी, इससे डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स है वो बनानी पड़ी, क्योंकि केंद्र ने एसडीआरएफ बना रखी है। हमारे राज्य में लगातार आपदाएं आती है, उनसे बचने के लिए हमें एसडीआरएफ बनानी पड़ी। और आदमी एसडीआरएफ के अंदर बहुत सारे पुलिस के या फोर्सेस से रिटायर लोग काम कर रहे हैं, और जगह जगह पे जो आपदाएं आती है हम उनका काम देख के, बहुत बेहतरीन काम होता है, लोगों की जान माल की रक्षा में उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, ऐसा नहीं। लेकिन एक चीज निकल के आ रही है जो तमाम लोगों की बातों से है, वो ये निकल के आ रही है कि जब पता था कि मौसम का मिजाज ऐसा होगा, तो इन लोगों को उस बिल्कुल ये फैक्ट चेक क्यों नहीं किया गया, ये इन चीजों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? हाँ, अगर उनको उस जगह लगाया गया था तो कौन जिम्मेदार है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? ये तमाम लोग यही बात बोल रहे हैं। और देखिए, ये होना भी चाहिए था। दिक्कत ये है
हम तमाम दिन आपके साथ बैठते हैं, डिबेट करते हैं। मैं यही बात अतिक्रमण में भी कहता हूं कि अतिक्रमण हो रहा है, हो गया, तो किसी की वजह से तो ये होगा कि उनके राशन कार्ड बन गए, उनके बिजली के कनेक्शन लग गए, उनके पानी के कनेक्शन लग गए, उनके आधार कार्ड लग गए, बन गए, उनके आयुष्मान कार्ड बन गए। आखिर कौन है उसमें जिम्मेदार? और फिर बाद में ये रोना रोया जाता है जब उनको हटाने की बात आती है कि ये तो मानवीय पहलू है, आखिर ये लोग जाएंगे क्या? इनका रिहेबिलिटेशन किया जाए, पुनर्स्थापन किया जाए। ठीक अरे है भाई, जिसने बसाया, जिसके टाइम पे बसाया, वो जिम्मेदार क्यों नहीं है? तो ये जिम्मेदारी अगर नहीं लेगा कोई, या जिम्मेदारी दी नहीं जाएगी, तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं हमें बार बार देखने को मिलेंगी। इस पर किसी का बस नहीं चल सकता, और ये बड़ी तकलीफ होती है जब ऐसी परिस्थिति में लोग फंस जाते हैं। अभी भी आप सब बोल रहे हैं कि 50 लोग वहां रेस्क्यू करने गए, कई लोग उनमें से बहुत गंभीर है, उन्हें एम्स लाने की तैयारी हो रही है, कुछ जोशीमठ में है, कुछ माना में है, उसका प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, लेकिन स्थिति गंभीर है। और ये गंभीरता क्यों पैदा होती है, इस पर विचार करने की जरूरत है। बियाली जी ने बिल्कुल सही कहा, उत्तराखंड के लिए या पूरे समूचे हिमालय के लिए एक अलग समग्र नीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि कुछ जगह अगर हम नॉर्थ ईस्ट देखें वहां इस तरह की आपदाएं नहीं आती, क्योंकि वह मजबूत पहाड़ है। बिल्कुल, भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, मौसम विभाग ने अगर कोई टिप्पणी की है, कोई भविष्यवाणी की है, तो कम से कम उत्तराखंड में तो आप उसका ध्यान रखिए। जो पहाड़ी इलाके हैं, इन पर कितना ज्यादा अहमियत हो जाती है इन अनुमानों की, या जो भी भविष्यवाणी होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। लौटेंगे सर आपके पास में। हमारे साथ में प्रदीप कुकरेती जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, क्या राज्य के हित में प्रशासन सोच रहा है? मौसम विभाग की भविष्यवाणी को दरकिनार किया जाना कितना बड़ा नुकसान साबित हो सकता था? खुदा न खास्ता इन 50-60 लोगों को अगर कुछ हो जाता, कौन जिम्मेदार होता? जान चली गई है गरिमा जी, मैं केवल इतना कहूंगा कि ये ईश्वरीय आवाज मिल रही है आपको? जी। मैं ये ईश्वर की कृपा बताऊंगा कि जिस प्रकार से उस लक्ष्मी नारायण ने, बद्री केदार ने उनके ऊपर कृपा करी, और वो मैं समझता हूं, अभी हम घर में डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग उसके आदी होंगे वो खतरा मोल लेने के, तो इसलिए वो सरवाइव कर भी गए इतना। आप ये कल्पना करो कि सामान्यतः अगर ये कोई दूसरी वैसी वो होते या तात्कालिक कोई मजदूर वैसे आए हुए होते। मेन बात इसमें कहने का ये है कि मैं अपने जितने हमारे वैज्ञानिक बैठे हैं और यहाँ पे भाजपा की प्रवक्ता भी हैं, ये बात यहाँ से जानी चाहिए कि क्या जितने ये हम अनवरत तरीके से जो वहाँ हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी जा रही है यात्रा, इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं हमारे उस पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कितने 1 चक्कर, 2 चक्कर, 20 चक्कर, पैसे की लालच में करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में हर यात्री नहीं कह रहा है भाई यात्रा वैष्णो देवी में आज भी वैसी जा रही है, यात्रा वहां भी हो रही है, लेकिन वहां का वो हमारे यहाँ का वो बहुत अंतर है वहां के उसमें। यात्रा वहां भी हो रही है हेलीकॉप्टर से, लेकिन वहां भी एक सिस्टम बना हुआ है। हमारे यहाँ तो एक एक वाइब्रेशन पे एक एक चीजें हिल जाती हैं। सामान्य पत्थर और गारे की बात कर रहा हूँ, बर्फ के ग्लेशियर तो बहुत बड़ी बात है। पंछी, आज वो कई पंछियों का जिनका वहां बसेरा होता था वो नहीं है। जब हम कुदरत के ऊपर हावी हो जाएंगे ना मैडम, तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। और सारी बात अभी शर्मा जी ने बहुत बड़ी बात कही कि जब हम अतिक्रमण करते जा रहे हैं, अतिक्रमण हम अपने अधिकारों का कर रहे हैं, अतिक्रमण हम भूमि का कर रहे हैं, अतिक्रमण हम खनन पे कर रहे हैं, अतिक्रमण हम जो है कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं। तो पहले भी हमारे लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया और पूरे भारत को भले सुरक्षित रखा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर से लेके, लेकिन अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं पलायन बदस्तूर बढ़ता जा रहा है, इस तरह सीमाएं खाली हो जाएंगी, डर अंदर पैदा हो जाएगा। तो एक विशेष हिमालय नीति के अंतर्गत खासकर जो है हमारे सीमांत प्रदेश, मैं कह रहा हूँ पूरे राष्ट्र के अंदर जो भी सीमांत प्रदेश हैं, उनके लिए अलग नीति क्यों नहीं बनाई जाती? हमारे माननीय मुख्यमंत्री या हमारी सरकार, हमारी ब्यूरोक्रेसी उसमें क्यों नहीं ठोस तरीके से बात कर पाती? तो कहीं ना कहीं इस पे मानवीय पहलू को बात करने की आवश्यकता है। और चेतावनी के तौर पर मैं केवल इतना कहता हूँ, जब हमारे अधिकारियों के 2-2 ऑफिस बन सकते हैं कि ये हमारा ऑफिस है, मेरा कैंप ऑफिस वहां है, मुख्यमंत्री का कार्यालय ये है तो कैंप कार्यालय ये है, तो उनके कैंप साइट के अलावा एक डेस्टिनेशन पे एक पर्टिकुलर कैंप दूसरा नहीं होना चाहिए कि भाई मौसम खराब होगा तो हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे, या कोई चेतावनी आएगी तो हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ये सब चीजों पे गौर करने की आवश्यकता है, करना सरकार ने, हम केवल इस पे डिस्कस और चर्चा और आपके माध्यम से बात। लेकिन राज्य हित की बात तो हम कम से कम करेंगे ही ना, क्योंकि राज्य के लोगों की आप देखिए ना किस तरीके से ये इतनी संकट की घड़ी आ खड़ी हुई। चलिए, प्रवक्ता बीजेपी की बैठी हुई है प्रभा जी, उनसे जवाब लेते हैं। प्रभा जी, आपने सबकी बातों को सुना होगा, मौसम विभाग की भविष्यवाणी को दरकिनार क्यों किया गया, और
पर्यावरणविद देखिए, हैं, जी, भूवैज्ञानिक हैं, ये सब काम करते हैं, सरकार के लिए भी ये लोग काम करते हैं, सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, इनकी बातों को क्यों नहीं माना जाता? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले मैंने भी सभी को सुना है। अभी हमारे बीच में अजय बियानी जी ये कह रहे थे, इससे पहले भी थे, तो उन्होंने 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बताई है, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में है, ग्लोबल वार्मिंग है और वेदर चेंज है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो तीनों चीजें हैं, ये केवल अगर हम इसमें हिमालय क्षेत्र को लेंगे, तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो केवल हम ये नहीं कह सकते कि आज उत्तराखंड में ही कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे हिमालय क्षेत्र में जो हमारे ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं। ये पूरे देश की जो ग्लोबल वार्मिंग कहें या कहीं से भी ग्लोबल वार्मिंग तो एक एटमॉस्फेरिक के थ्रू भी होता है, तो उसकी चिंताजनक स्थिति अगर हम कल की देखें तो कल हमें कश्मीर से गुलमर्ग में भी ऐसी एवलांच आया हुआ था। और अगर हम बादल फटने की बात करें तो ये हिमाचल में भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि उत्तराखंड में ही अचानक से ये हुआ है तो यही कुछ ऐसा हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो ये तो एक आपदा है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार को जो ठोस कदम उठाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, सबसे पहले बचाव कार्य होता है, तो उसमें आज गरिमा जी अगर आप देखें तो कहीं कोई कमी नहीं है। पहले से सरकार तैयार थी, तभी हम कहेंगे कि आज इतनी हमारी जानें बच गई हैं, इतनी जिंदगियों को हमने वहां बचाया है। अगर थोड़ी से हमारा आपदा प्रबंधन जो विभाग होता है वो काम नहीं करता, तो तुरंत वहां पे मॉनिटरिंग शुरू हो गई और उनको निर्देश दिया गया, जितने भी वहां पर अधिकारी थे, और जिस प्रकार से उनको एक चेंज सिस्टम के थ्रू काम करना था, तो वो सब काम उन्होंने वहां पर तुरंत शुरू कर दिए। और यहाँ से पूरी सूचनाएं केंद्र के माध्यम से भी वहां पर गई, वहां से सारी सूचनाएं केंद्र को भी दी जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारा उत्तराखंड राज्य का ही विभाग आपदा प्रबंधन उसमें लगा था, केंद्र से भी सारी हमें जो जो सुविधाएं मिली थी या जो हम कहेंगे कि हमें सहायता थी, तो ये कहूंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो स्वयं निर्णय भी लेती है और लेनी भी चाहिए। मैं तो कहूंगी कहीं पर नहीं है। लेकिन अभी जो निर्माण कार्यों की बात चल रही थी, तो उन्होंने यही कहा है कि इसके लिए एक नीति ये होनी चाहिए कि देखिए कुछ भी काम होता है, लेकिन उसको अगर हमारा हिमालय क्षेत्र है तो उसमें प्लानिंग जरूरी है और ज्यादा जरूरी बन जाती है कि अगर कोई काम और जगह हम कहें कि एक दिन में हो जाता है, तो यहाँ 1 महीना भी लग सकता है, क्योंकि आपदा ग्रसित जोन होते हैं, तो हर चीज जरूरी भी होती है, लेकिन उसको नियम के अनुसार एक नीति बनानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, अगर हम रेस्क्यू बचाव कार्य की बात करें, हमारी सरकार उसमें बिल्कुल तुरंत काम करती है। इससे पहले भी हमने टनल की सिलक्यारी जो टनल की घटना हुई थी में आप देखिए हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री थे, किस प्रकार वहां पे उन्होंने मॉनिटरिंग करी और किस प्रकार श्रमिकों को बचाया। इससे पहले पिछली बार जुलाई में भी जो आपदा आई थी, तो मेरे को लगता है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन जो भी होते हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। उससे पहले भी हम इसके लिए सेंसिटिव रहते हैं, लेकिन फिर भी आपदा है आ गई तो उसके लिए सरकार अपना जैसे कहते हैं 24/7 धरातल पर काम कर रही है और करेगी, और ये हमारा कर्तव्य है। कोई इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी सरकार कर रही है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जो हमारे कांग्रेस के बड़े भाई कह रहे थे अभी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आप ही तेलंगाना में सुरंग में लोग फंसे हुए थे, आपकी सरकार ने वहां पे क्या काम किया? आपने तो रेस्क्यू ऑपरेशन तक के लिए आपकी कोई तैयारी नहीं की। देखिए, घटना के लिए भाजपा की, लेकिन आप ये बताइए आपने क्या कर दिया? आपके पास तो रेस्क्यू ऑपरेशन तक के लिए वहां पे कोई संसाधन नहीं थे। आज केंद्र से वहां पे मदद जा रही है, तो आप लोग दूसरों पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, हम ये मान रहे हैं। और आइंदा अब आगे आने वाले समय में गरिमा जी, मैं आपको विश्वास दिला, तो अब कांग्रेस से सवाल पूछूं या रहने दूं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप कांग्रेस से सवाल पूछें या रहने दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लग गया। शिषपाल जी, देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है हमेशा विषय को भटकाने का काम करते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जब आपदा की जो है पहले से भविष्यवाणी थी, 3 दिन पूर्व जो है भविष्यवाणी थी, उसके बाद वहां पर जो है काम क्यों चल रहा था? मजदूरों को सुरक्षित स्थान पे क्यों नहीं भेजा गया? ये बड़ी लापरवाही है। इस लापरवाही पे क्या कार्रवाई हुई? जो 24/7 की आप बात कर रहे हैं कि आप चौकस रहते हैं, तो यहाँ 3 दिन पहले भविष्यवाणी होने के बाद क्यों जो है उसको नजरअंदाज किया गया? ये बड़ी चूक नहीं है। आपदा के बाद की परिस्थितियों में तो आप बात करेंगे, लेकिन आपदा से पहले की परिस्थितियों में जो लापरवाही आपने बरती, ये घोर लापरवाही है। और बड़ी लापरवाही के लिए आपके जो है मंत्री का इस्तीफा बनता है। इसमें हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो डिजास्टर फोर्सेज है उन्होंने बहादुरी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया, बहुत लोगों की जानें बचाई है। 4 लोगों की जान बचाने में ये कोई सामान्य घटना नहीं है। कह रहे हैं कि हम तेलंगाना की सरकार बहादुरी से रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने किया,
जो उनसे बन पड़ा। और आप कह रही है, आप ये अपनी विफलता पे बात नहीं करना चाहती, आप अपनी नाकामी पे बात नहीं करना चाहती, अपनी सरकार और सिस्टम की लापरवाही पे बात नहीं करना चाहती। ठीक है शिषपाल जी, ठीक है, इस घटना के लिए आपकी लापरवाही जिम्मेदार है या नहीं है? शिषपाल जी शांत हो जाइए, शिषपाल जी शांत हो जाइए। देखिए गरिमा की बात को इन्होंने कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शालीनता ठीक से अपनी है बात शिषपाल जी, आपका मैसेज आ गया ना? बिल्कुल नहीं घेरा। हाँ ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। चलिए और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। शांति प्रसाद जी, आरोप एक दूसरे पर लगाते रहना, और मुझे लगता है यही काम के दौरान भी चलता रहा कि हमारी सरकार के दौरान हमने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, और आज जब संकट की घड़ी आई है तब भी ये कि आपकी वहां पर सरकार है, ऐसी कभी हुई तो आपने क्या कर दिया। लेकिन सर उत्तराखंड पर चर्चा है, इसलिए उत्तराखंड पर ही बात करेंगे। क्या लग रहा है कि क्या उत्तराखंड में जब ऐसी कम से कम मुश्किल घड़ी हो तब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना चाहिए? ऐसे में भी कोई राजनीति चलनी चाहिए? देखिए बिल्कुल नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। समाधान की बात होनी चाहिए। चुनौतियां बहुत हैं। देखिए सभी पैनलिस्ट ने यही कहा है कि अनियंत्रित विकास एक कारण है। यहाँ पर जो भौतिक कारण बना है कि अत्यधिक बर्फबारी हो गई, पहाड़ खिसक के आदमी दब गए। यहाँ पर अगर भूगर्भ वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार यदि उस प्रोजेक्ट पे काम किया होता तो निश्चित रूप से मौसम विभाग की जानकारी के बाद वहां से तमाम कर्मचारियों को, मजदूरों को हटा दिया जाता। नहीं हटाया गया, इसका मतलब भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्टों की अनदेखी हुई। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जब तक उत्तराखंड के अंदर वनों का निर्माण नया नहीं होगा तब तक ये पर्यावरण की समस्या बनी रहेगी। अगर हम वनों का अच्छा सा निर्माण करें, उत्तराखंड के अंदर विकास के नाम पे अनियंत्रित तोड़फोड़ ना करें, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकती है। दुर्भाग्य के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि प्रोजेक्ट अपने काम को जल्दी खत्म करने के चक्कर पर पर्यावरण को अनदेखी कर रहा है। भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्टें सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। यही कारण है कि हर बरसात में, हर इस ऐसे मौसम में आपदाएं होती हैं। रटी रटाई जवाब सरकार के होते हैं और उस पर फिर बाद में लीपापोती होती है। दुर्भाग्य की बात है, हमारे बीच से 4 मजदूर चले गए। कौन दोषी था जिसने जो है अनदेखी करी? जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट था कि यहाँ पर भारी बारिश होनी है, भारी बर्फबारी होनी है, उसके बावजूद वहां से मजदूर नहीं हटाए, तो सरकार की ड्यूटी बनती है ऐसे लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन उस पर बात तो एक भी बार नहीं हो रही ना कि इन लोगों के आखिर जान जाने का जिम्मेदार कौन है, उस पर बात नहीं हो रही है, उस पर जांच नहीं होगी। अरुण जी का रुख करेंगे। अरुण जी सरकार जिम्मेदार है, ठीक है अरुण जी, सरकार जिम्मेदार है और उस प्रोजेक्ट के जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। ठीक है लौटेंगे शांति प्रसाद जी। शांति प्रसाद जी, अरुण जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, चर्चा इस बात पर है कि हमारे पास रेस्क्यू के लिए बहुत अच्छी शानदार नई तकनीकी वाली मशीनें हैं। हम चर्चा ये भी है, गुणगान इस बात का भी है कि हमने तो फटाफट से रेस्क्यू शुरू कर दिया था, आईटीबीपी, एनडीआरएफ सभी जवान पहुंच गए। लेकिन जो एक मौत भी अगर किसी मामले में होती है, यहां पर भी जाने गई, एक मौत भी कहीं पर होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? कभी इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? कभी ये बात क्यों नहीं कही जाती प्रशासन की ओर से कि इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए गरिमा, ये आप बहुत मौजूद सवाल आपने उठाया है। जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वरना ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मौज लेते रहेंगे। ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी किसी को भी। आखिर में उस इलाके में, क्योंकि मैं कल ही आपको कह रहा था, माना में जिस जगह हुई है वहां आईटीबीपी और आईबैक्स जो आर्मी की यूनिट है, इन दोनों की चौकियां हैं और इस वजह से ये रेस्क्यू इतनी जल्दी शुरू हो पाया क्योंकि सबसे पहले उनको पता लगा, क्योंकि वो पड़ोस में थे। जब ये शोर आया ग्लेशियर टूटने का तो सबसे पहले उनको पता लगा और उन्होंने सूचना इधर उधर दी। उन बेचारे मजदूरों की तो स्थिति नहीं थी, वो अपना बचाव करते या सूचना देते, तो ये सूचना भी हमें आईटीबीपी और आर्मी की तरफ से मिली और उन्होंने वहां सबसे पहले रेस्क्यू शुरू करवाया। हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए, जो ऐसे जवान जो बॉर्डर पे हमारे काम कर रहे हैं और उन्होंने इस विपदा की घड़ी में सबसे पहले काम किया। और जैसे इतने ज्यादा मजदूर अगर उन बर्फ के बीच से निकाले गए तो ये उन्हीं की वजह से निकाले जाए। उनको निश्चित तौर पर अभिनंदन सरकार को करना चाहिए। और
जिन जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से मजदूर बिल्कुल, वापसी जिम्मेदारों की में पहचान करनी चाहिए और सख्त एक्शन अपना लेना काम चाहिए करने ताकि से- आने वाले वक्त में कम से कम इस तरीके का एक डर हो। क्योंकि बात सिर्फ इस पर होती है कि हमने रेस्क्यू कितनी जल्दी कर लिया, हमारी स्पेशल टीमें पहुंच गई, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जो आपने नहीं किया वो कौन बताएगा? जो आपने नहीं किया उसके चलते जिन लोगों की जान चली गई, क्या उनकी भरपाई कभी हो सकेगी? इस पर भी विचार करना चाहिए सत्ता पक्ष को। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आपदाओं से निपटने के दावे आखिर कब सच होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड में एक तरफ जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, लेकिन जब ऐसी आपदाएं आती हैं तो धरातल पर सब कुछ फेल नजर आता है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।